हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम 10 का बायो जो भी सेकेंड लेक्चर जो पढ़ा रहे थे उसमें हमने मेंडल के वंशागति का नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, लिंग निर्धारण, ये सारी चीजें पढ़ा दिए थे। आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रिया है क्या। उत्सर्जन क्रिया मतलब शरीर से व्यर्थ या बेकार पदार्थों को क्या कर देना, बाहर करने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगा। जिस उत्सर्जन में हमने देखा कि तीन ही प्रकार के धरती पर उत्सर्जन होते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया का उत्सर्जन ऐसे जीव करते हैं जिसमें पानी की हानि बहुत ज्यादा होती है। यानी अमोनिया के उत्सर्जन में पानी का अधिक मात्रा में हानि होता है। क्यों? क्योंकि ये विषैला पदार्थ है और विषैला के साथ साथ इसका उत्सर्जन जलीय जीव करते हैं, जैसे मछलियां। और ये किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा। जबकि यूरिया का उत्सर्जन, इसमें पानी की थोड़ा कम मात्रा लगती है, जब कम विषैला है, स्थलीय जीव करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन आएंगे, मानव, जिसके उत्सर्जन में किसका उत्सर्जी अंग है, वृक्क। जबकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन में पानी की मात्रा कम लगती है, विषैला नहीं है, और इसका उत्सर्जन पक्षियां करती हैं, जो पाउडर और पेस्ट के रूप में कर देती हैं। इसमें जो उत्सर्जन होता है इसको बोलते हैं अमोनिया के उत्सर्जन वाले जीव को। अमोनिया जो उत्सर्जित करते हैं उस जीव को बोलते हैं अमोनिकोटैलिक। अमोनिकोटैलिक। यूरिया जो उत्सर्जित करते हैं उस जीव को बोलते हैं यूरियोटैलिक। और जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं यूरिकोटैलिक। तो ये क्या है, अमोनिकोटैलिक। अमोनिकोटैलिक, अमोनिकोटैलिक जीव है। जबकि ये कौन से हैं, यूरियोटैलिक। ये क्या है, यूरिकोटैलिक को टैलिक। इन जीवों को बोला जाता है यूरिकोटैलिक। आपने देखा अमोनिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। अमोनिया का उत्सर्जन जलीय जीव करेंगे जो पानी की हानि ज्यादा करते हैं। अमोनिया विषैला है, जो कि मछलियां, और इसके उत्सर्जी अंग क्या हैं, गिल्स हैं। जबकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन स्थलीय प्राणी करेंगे, जिसमें थोड़ा कम पानी की हानि होगी। और उसके साथ साथ इसके उत्सर्जन में वृक्क वृक्क भाग लेते हैं उत्सर्जी अंग में। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में पानी की हानि कम होती है, नहीं होती है, ना के बराबर होती है, विषैला नहीं है, इसके उत्सर्जन पक्षियां आदि करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए क्या, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, यूरिया का उत्सर्जन यानी मानव में उत्सर्जन पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन क्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है, कि मानव में जो उत्सर्जन है, इस चैप्टर में उत्सर्जन में यानी मानव के शरीर से व्यर्थ पदार्थ या बेकार पदार्थ को बाहर करना, मानव में क्या है, उत्सर्जन। तो सुनिए, मानव के उत्सर्जन में मुख्य रूप से भाग लेगा कौन, किडनी, वृक्क। यानी मानव का उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है। और वृक्क जो है ये उत्सर्जी अंग है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं मानव के उत्सर्जी अंग में वृक्क। वृक्क जो है उदर गुहा के भाग में स्थित होता है, जिसको अगर बनाए तो ऐसे कुछ दो वृक्क दिखाई देते हैं। तो दो वृक्क में एक दाएं साइड होता है, एक कहाँ होता है, एक बाएं साइड दिखाई देता है। तो दाएं साइड के वृक्क देखा जाए और बाएं साइड के वृक्क देखा जाए, तो बायां वाला वृक्क थोड़ा ऊपर होता है, सीम के बीच के आकार का होता है, और दायां वाला वृक्क क्या होता है, नीचे होता है। आई वाला वृक्क आकर किसमें, यूनरी ब्लेडर मूत्राशय थैले में आकर क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें जो भी ये लंबाई है, इसका लंबाई यानी एक वृक्क की लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेमी का है। जबकि इसकी चौड़ाई, चौड़ाई जो है ए वाला चौड़ाई, चौड़ाई 5 से 7 सेमी का है। और इसका थिकनेस, मोटाई, मोटाई जो है वृक्क का 2 से 3 सेमी का है। और इन दोनों वृक्क में इसका भी लंबाई वही 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7 और मोटाई 2 से 3। लेकिन भार जो है वृक्क का भार, वो 170 से 120 ग्राम, केजी नहीं, ग्राम याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए।
और देखिए इधर सनसनाते हुए छात्र लोग, जैसे कि क्या है, इसमें लंबाई कितना है 10 से 12, चौड़ाई कितना है 5 से 7, इतना कितना है 2 से 3, और भार कितना है 170 से 120 ग्राम। यानी एक मनुष्य में किडनी का वजन 170 से 120 ग्राम का होता है। तो इसी किडनी के वजन में हम लोग देखेंगे वृक्क का आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना के बारे में। तो अंदर की संरचना में आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे एक अंदर यानी आंतरिक रचना वृक्क का, आंतरिक आंतरिक इधर ध्यान दीजिए प्रिय छात्र लोग, छात्र लोग, आंतरिक संरचना क्या है। आंतरिक संरचना एक प्याले जैसा रचना है जिसको बोलते हैं बोमेन्स, बोमेन्स सेम्पुटू, बोमेन्स सेम्पुट। इस बोमेन्स सेप्टू में एक आती है, यानी कोई धमनी जो आती है जिसे बोलते हैं आने वाली धमनी को अभिवाही, और यही आकर एक क्या हो जाती है ग्लोमेरुलस। ये रचना जो है ग्लोमेरुलस बोलते हैं, लो होगा लो मेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस से आकर और फिर निकल जाती हैं। तो यहाँ से निकलने वाली धमनी को जो आ रही है अभिवाही, जो जा रही है उसको अपवाही बोलते हैं। अपवाही धमनी से क्या होती है निकल जाती है। यानी वृक्क के आंतरिक संरचना में एक प्याले जैसा रचना है जिसको क्या बोले बोमेन्स सेम्पुटू। और बोमेन्स सेम्पुटू में कहीं से खून आ रहा है, यानी हृदय 1100 से 1200 हिस्सा ब्लड, यानी 1/5 भाग ब्लड क्या करता है किडनी को दे देता है साफ करने के लिए। तो आता किससे है अभिवाही धमनी से, अभिवाही धमनी से आकर और ग्लोमेरुलस से छनते हुए किससे निकल जाता है अपवाही धमनी से, और अपवाही धमनी से फिर कहाँ वापस चला जाता है शरीर में। तो ऐसे ही हम ग्लोमेरुलस और क्या अभिवाही धमनी ग्लोमेरुलस, इसी के नीचे देखें तो एक रचना लगी रहती है जिसको बोलते हैं ए रचना को पीसीटी, यानी पीसीटी। इसका पूरा नाम है पीसीटी का समीप्रस्थ सवलित नलिका। यानी ये पीसीटी से जो भी खून छना है, यानी 1100 से 1200 ml ब्लड हृदय ने दे दिया, 1100 से 1200 ml मतलब 1/5 भाग किडनी को दे दिया। किडनी ने क्या किया उस ब्लड को छाना, साफ किया, और साफ कर हर डे प्रति डे इस किडनी से लगभग 180 लीटर पर डे खून साफ होते हैं। यानी पर मिनट देखें तो पर मिनट 125 ml खून पर मिनट क्या होते हैं साफ किए जाते हैं। तो जो साफ हो जाता है उसका 80% हिस्सा 80% भाग पीसीटी एब्जॉर्ब कर लेता है समीप्रस्थ सवलित नलिका, और बच गया 20%। तो 20% में आ जाते हैं कौन हेनले लूप। हेनले लूप में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। हेनले लूप एक रचना है जिसके अंदर कुछ भी अवशोषित नहीं होता है। हेनले लूप केवल वाटर और NaCl के लिए क्या है परमेबल है। तो ये पतला सा धागा, पतला सा रचना कहलाएगा हेनले लूप। यही हेनले लूप क्या है अगले रचना में किससे जुड़ गया है ये डीसीटी जिसका नाम है दूर दरस्त सवलित नलिका, इससे लगा है। यानी हेनले लूप ने देखा कि दो भुजा है, एक भुजा जो नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है वो कौन सा अवरोही भुजा, अवरोही भुजा वो भी कौन सा हेनले लूप का अवरोही भुजा हेनले लूप का। आई कौन सी भुजा है ऊपर जा रहा है तो आरोही भुजा कौन सा वो भी हेनले लूप का, हेनले लूप का। आप लोग क्या देख रहे हैं हेनले लूप दो भुजाओं में बटा हुआ है, अवरोही आरोही जो नीचे आ रहा है, अवरोही भुजा जो ऊपर जा रहा है आरोही भुजा। तो ये वाली भुजा वाटर के लिए परमेबल है मतलब जल के लिए। आप लोग नीचे के तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा पानी,
तो आप लोग याद रखिए कि ये वाला भुजा किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए, जबकि इस भुजा का परमेबल वाटर के लिए नहीं है, ये NaCl आयन के लिए परमेबल है। तो यहाँ से तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, 80% इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बचा खून कितना 20%, तो 20% खून ये एब्जॉर्ब कर लेगा और भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन में कुछ एंजाइम लगेंगे, रेनिन लगेंगे, एंजियोटेंसिनोजन लगेंगे, तब जाकर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो बच जाएंगे यूरिया 20 से 25 ग्राम, ये 20 से 25 ग्राम यानी पर डे खून साफ होकर और मूत्र यूरिन का जो निकलता है वो पर डे यूरिन कितना निकलता है एक स्वस्थ व्यक्ति से, 1 से 1.5 लीटर, यानी 1 से 1.5 लीटर यूरिया मूत्र बाहर निकाले जाते हैं। इसमें यूरिया की मात्रा कितनी है, 20 से 25 ग्राम यूरिया को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो ये चीजें क्या है, याद रखना है। क्या याद रखना है, एक प्याले जैसा रटना है, वुमेन शैम्पू, कोई आ रहा है तो क्या है, अविवाहित, कोई जा रहा है तो क्या है, अपवाहित, अगर इस छन्नी है तो क्या है, ग्लोमेरुलस, इसी से एक नीचे लगा है क्या, PCT, समिप्रस्थलित नलिका, जो 80% खून को क्या किया है, साफ किया है। और इसके बाद हेनले लूप की 2 भुजा है, अवरोही और आरोही। अवरोही भुजा वाटर के लिए परमेबल है, क्योंकि नीचे जाने पर क्या मिलता है, पानी, और ये किसके लिए, NaCl के लिए परमेबल है। उसके बाद ये भुजा कौन सी है, DCT ने कितने खून को एब्जॉर्ब किया, 20%, वो भी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम यानी रास के माध्यम से इसने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद जो भी बच गया वो कौन सा बच गया, मूत्र, जो 1 से 1.5 लीटर था, उसमें यूरिन की मात्रा, यूरिया की मात्रा कितना थी, 20 से 25 ग्राम था। यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र में किडनी का ये आंतरिक संरचना है, आंतरिक रचना है। इस आंतरिक रचना में हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि किडनी अपना वर्क या काम कैसे करता है, तो इसके बारे में पढ़ लिए। एक चीज और, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1100 से 1200 खून कौन दे रहा है, यानी हृदय दे रहा है, किसको, यानी किडनी को साफ करने के लिए। तो साफ करने के लिए किडनी को दे रहा है। तो हम देखें कि किसके पास कितने खून जाते हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे ब्रेन का डॉक्टर कोई और, तो सुनिए, हमारे से हार्ट, ब्रेन से ब्रेन ही होगा, ब्रेन, क से किडनी, डॉक्टर से डाइजेस्टिव ग्लैंड, और कोई से अदर आर्गन। तो ध्यान दीजिए, यानी हृदय, यानी कोई भी आर्गन में कितना ब्रेन के माध्यम से कितने खून पहुंचते हैं, किस आर्गन में, तो हार्ट में जो है 20% खून पहुंचता है, इसमें 15%, किडनी में 10%, इसमें 5%, अदर आर्गन में 2 से 3% ब्रेन यानी हृदय यानी बॉडी में, शरीर में खून पहुंचते हैं। तो क्या सीखे, हमारे ब्रेन का डॉक्टर कोई और। तो हार्ट में कितना 20% खून जाता है बॉडी से, ब्रेन में कितना 15%, और किडनी में कितना 10%, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन तंत्र में कितना 5%, अदर आर्गन में कितना 2 से 3% ब्रेन यानी किडनी से खून क्या होता है, स्रावित होता है, निकलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। 10th का सिलेबस है, हम आगे फिजिक्स का लेक्चर 12th का ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम इसका भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर ऐड करेंगे। थैंक यू, नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ ये जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़िए, जिससे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ याद भी होते जाएंगे। तो डेली रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं और डेली एक एक लेक्चर हम डेली प्रोवाइड करते जाएंगे, जिससे आप लोग को क्या मिलेगा, देखने में सुविधा मिलेगा, और तैयारी कर रहे हैं जो भी सिलेबस यूपी बोर्ड है उसमें भी सुविधा मिलेगा। यही सिलेबस नीट के एग्जाम में, यानी नीट जो भी होता है उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी माध्यम है, तो
हिंदी माध्यम है, लेकिन इसको इंग्लिश माध्यम में भी पढ़ाया जाता है। नीट हिंदी माध्यम में भी आता है। आप अच्छे से पढ़िए और क्या कीजिए, आगे 12 के बाद तैयारी कीजिए या फिर कोई अपना ग्रेजुएशन कीजिए, जिसमें हर जगह क्या है, कंपटीशन है। तो ये सब चीज़ें क्या कीजिए, याद करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्ते, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब चैनल। और आगे के लेक्चर हम कल ऐड करेंगे, नया लेक्चर जो गॉड से होगा, परिसंचरण तंत्र होगा, इसके कुछ पर्सन पढ़ाएंगे। कृत्रिम वृक्क यानी कृत्रिम किडनी क्या है, किसी का वृक्क खराब हो गया है जो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे कैसे उसके वृक्क को क्या किया जाए जो काम किया करे, तो उसका एक डायलिसिस कराया जाता है, उसको हम कल पढ़ाएंगे। उसके बाद हार्ट जो भी है, एक परिसंचरण तंत्र चैप्टर है, उसको ऐड करेंगे। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल व्हीकल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। केमिस्ट्री का भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा कल। आपको हम 12 का और 11 का केमिस्ट्री फिजिक्स इसी लेक्चर पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में। ठीक, नमस्ते ऑल ऑफ यू, थैंक यू।